गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़े होंगे। और जिंदगी में कामयाबी के लिए एक चीज जरूरी होती है, वो है पेशेंस। कल मैं एक बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही शानदार तहरीर पढ़ी, तो मैंने सोचा कि ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूं। तो वो तहरीर कुछ यूं थी कि जनाब अंडे को बाहर से अगर तोड़ा जाए तो उसके अंदर परवरिश पाने वाली जिंदगी खत्म हो जाती है, और अगर वही अंडा अंदर से टूटे तो एक नई जिंदगी को जन्म देता है। ये चंद अल्फाज की जो तहरीर है ये अपने अंदर बहुत ही ज्यादा गहराई रखती है, बल्कि एक पूरा फलसफा भी रखती है कि हर बेहतरीन चीज छुपी भी होती है और एक मखसूस वक्त पर ही हमारे सामने आती है। और अगर उसे वक्त से पहले हासिल करने की हम लोग कोशिश करें ना, तो अपनी असल हालत में वो सामने कभी नहीं आएगी। और वो कोई मंजिल हो सकती है, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। बस मेहनत करते जाएं और सही वक्त का हमें इंतजार करना चाहिए। और अल्लाह कभी भी मेहनत करने वालों की जो मेहनत है, मुझे इस पे फर्म बिलीव है कि उनकी मेहनत को कभी वो रायगा नहीं जाने देता है। लेकिन जनाब हमें सब्र और तहम्मुल के साथ उस सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, जिसका मादा मैं कहूंगी कि सब्र और तहम्मुल का थोड़ा सा कम होता जा रहा है हमारे अंदर। और हम इतने ज्यादा हरी रहते हैं, इतना ज्यादा तेजी में रहते हैं कि जनाब हम सारे कहते हैं कि जल्दी जल्दी हर चीज हो जाए, हमें वक्त जो है उसकी कदर ही नहीं रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोग मुजाहिरा उसका किया करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर कामयाबी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। इस तरह बात हो रही थी मौसम के हवाले से, तो मौसम में बरसात जारी और सारी है, और इस मौसम में ना सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो जारी और सारी रहती है। कभी सूरज आंखें दिखाना शुरू कर देता है हमें, तो कभी बादल बरसने लगते हैं। और बारिश के भीगे भीगे मौसम में गर्मा गर्म अगर पकौड़ों की बात की जाए तो जनाब क्या ही बात है। लेकिन इस गर्म मौसम में बारिश हमेशा से ही हमारे लिए रहमत और राहत का बायस बनती है। लेकिन जहां बारिश हमारे लिए मजे का सबब बनती है, वहीं ये मुश्किल और बीमारियों की भी वजह बनती है। इस मौसम में गर्मी और नमी की ज्यादती की वजह से मुजर और खतरनाक जरासीम की अफजाइश में तेजी आ जाती है, और जिससे मुतअद्दिद मौसमी और मुतअद्दिद बीमारियां नमूदार हो जाती हैं, जिसमें मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार, हैजा, यरकान, सरदर्द, बुखार, गैस्ट्रो की बीमारी, वबाई जुकाम, खांसी, बदहजमी, फोड़े, फिंसियां, खारिश समेत दीगर जल्दी बीमारियां भी इसमें शामिल होती हैं। और इन अमराज की वजह आलूदा पानी, गले सड़े फलों और सब्जियों का इस्तेमाल और नाकिस खुराक का खासतौर पर इस्तेमाल करना होता है। तो वबाई जुकाम मानसून के मौसम में फैलने वाली आम बीमारी है। फ्लू वायरस हवा के जरिए जो है हमारे जिस्म में दाखिल होता है, नाक, गले और फेफड़ों को हमारे मुतासर करता है। आजकल फ्लू, गला खराब, गले में खराश और सोर थ्रॉट की केसेस में जो है बहुत ज्यादा इजाफा मिलने को आ रहा है। लेकिन मौसम में बरसात में अगर हिफ्ज़ाने सेहत का अगर हम लोग ख्याल रख लें तो इस मौसम को जहमत की बजाय हम बाइसे रहमत भी बना सकते हैं। तो मौसम में बरसात में इन मौसमी बीमारियों से हमने कैसे बचना है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सईद अहमद है, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मौसमी बीमारियां, जैसे मौसम चेंज होता है मौसमी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है, और इस मौसम में खास तौर पर गला खराब, गले में खराश, फ्लू, खांसी, जुकाम, ये सारा ज्यादा केसेस देखने में आते हैं। इसकी क्या वजह है? इस मौसम में खास तौर पर क्यों ये फैलना शुरू हो जाता है? एक तो कुछ ये सीजनल चीज़ें होती हैं, अच्छा। फ्लू वायरस जिसको हम कहते हैं या कोल्ड एंड फ्लू कहते हैं, उसमें कुछ टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता रहता है दिन में, रात को, और ये चेंज आती है क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है वो। तो पंखे से भी जो है वो बाज़ औक़ात रात के लेट नाइट सर्दी लगना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन बुनियादी तौर पे इसके फैलने की वजह ये है कि ये फैलता ही वायरस एक से दूसरे को है। अच्छा। अगर किसी को ये फ्लू वायरस या इन्फ्लुएंजा लगा हुआ है तो वो उसके सिम्टम जाहिर होने से पहले 2-3 दिन पहले तक भी वो बीमारी फैला रहा होता है। अच्छा। तो ये बीमारी आमतौर पे हमारे यहाँ फैलती है छींकने से, खांसी करने से, और फिर हमारा जो हैबिट है वो थोड़ा सा वो डिफरेंट है कि हम अपना नाक साफ करते हैं अगर या छींक मारते हैं तो उसकी कोई प्रोटेक्शन दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी बिल्कुल नहीं करते। तो अभी हमने फ्लू या अभी कोविड के दरमियान भी ये देखा था और रिसर्च भी ये आई थी कि जब आप खांसी करते हैं या स्नीजिंग करते हैं, छींक मारते हैं,
तो वो वायरस जो है वो आपके 13 फुट इर्द गिर्द तक जाता है, फैल जाता है। तो उसके दरमियान में जो भी हो वो उसमें जो है वो फंस सकता है। अगर किसी की जो है रेजिस्टेंट पावर अच्छी है, कुव्वत मुदाफ़त अच्छी है, तो वो तो बच जाएगा, वरना ये ज़रूर है। तो इस तरह ये ऐसे लगता है कि जैसे ये मौसम में ये नज़ला ज़ुकाम तो होना ही है, और खांसी खराब और दिल खराब जिसम खांसी बुखार ये लाजमी मलजूम है इस मौसम में। तो ये फैलता इसी वजह से है। इस वजह के अगर हम हिफाजत करें, छींक मारते हुए एहतियात करें, खांसी करते हुए एहतियात करें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या कपड़े का इस्तेमाल करें, और बाद में उसको जो है वो जला दें, क्योंकि आमतौर पे ये वायरस जो है वो धोने से फिर आगे फैलता है। तो इसलिए इसकी एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये वायरस जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मौसम में होता है, ये सारे मौसम में हम देखते हैं कि आता है, लेकिन इस मौसम में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्या ये? हमारे यहाँ जो है चूँकि 4 मौसम है, तो अमूमन ये होता है कि जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो ये कोल्ड एंड फ्लू या कोल्ड जो है वो सर्दियों में अमूमन होता है, और ये फ्लू जो है वो आम किसी सीज़न में भी हो जाता है। जब ये मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे जो है एलर्जेंस वो आ जाते हैं, जिस तरह पोलन्स हैं, डस्ट एलर्जी है, कुछ लोगों को और वजह से है। तो ये सारी उसका जो है वो बनती हैं असबाब, और इससे अगर बचा जाए तो हम बच सकते हैं। मतलब सिंपली अगर कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो प्याज सूंघते हैं, या परफ्यूम लगाया हुआ है तो उसकी स्मेल से उनको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, परफ्यूम से यहाँ। और इसी तरह कुछ और फूड्स भी हैं, किचन में जाते हैं, अगर कोई खाना ऐसा बन रहा है, धुआं है, तो वहाँ से भी उनको स्नीजिंग या आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी एलर्जेंस हैं। इसके अलावा मिट्टी, धूल या पुराने कपड़े हम आमतौर पे जो है वो कंबल वगैरह या इस तरह की चीज़ें, रज़ाइयाँ समेटते हैं, निकालते हैं, उनको हवा लगाते हैं, जो हमारा कल्चर है, तो उसमें भी ये चीज़ें जो हैं, उसमें एक माइट होता है कीड़ा, वो जो है आमतौर पे ये सबसे बड़ा सबब है ये एलर्जी का, स्नीजिंग का, कफिंग का, और इवन के इससे एस्थमेटिक जो है वो दमे की भी, सांस की बीमारी भी हो जाती है, और इससे अगर बचा जाए तो वो सांस की बीमारी से हम बच जाते हैं। इवन दो के घर में जो हम पेट्स भी पालते हैं, बहुत से लोगों को उनसे भी एलर्जी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी होती है। और ये छोटी छोटी चीज़ों का एहतियात करें, पानी साफ पिए, बॉयल करके पिए, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और अपने हाथ साफ रखें, और जो कोई भी स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, उससे अवॉइड करें, और उसको भी रिक्वेस्ट करें कि आप किसी ऐसी जगह पर जाके स्नीजिंग करें या नाक साफ करें जहाँ दूसरे लोग ना हों, ताकि ये वायरस जो है वो फ़ज़ा में ना फैले या उसमें। लेकिन डॉक्टर साहब, जो ऑलरेडी एलर्जिक हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है और उनके लिए मौसम ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, तो वो क्या क्या एहतियाती तदाबीर लें? सबसे पहले तो वो अपना जो है ना रहना सहना थोड़ा सा चेंज करें। ये खाना पीने के जो अपनी आदत है वो बेहतर करें, कोशिश करें कि डाइट अच्छी लें, जिसमें कि प्रोटीन वगैरह है, ये कार्बोहाइड्रेट कम लें इसमें जितना भी है, क्योंकि प्रोटीन से आपकी मुदाफ़त, कुव्वत मुदाफ़त, और उससे ये बढ़ेगी। तो वो आप ज़्यादा, जिस तरह के आम तौर पे अंडा है, बाज़ लोगों को अंडे से भी एलर्जी होती है, और वो अगर अंडे से एलर्जी है ना, तो ये याद रखें कि अंडे की जो वाइट है ना, एल्ब्यूमिन, उससे एलर्जी होती है, येलो जो पार्ट है उसका उससे नहीं होती। तो वो प्रोटीन एलर्जी होती है कुछ लोगों को। इसी तरह दूध से भी कुछ बच्चों को एलर्जी होती है, उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और ये इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए, ताज़ा चीज़ें खानी चाहिए, सबसे ज़्यादा बची हुई चीज़ का इस्तेमाल ना करें। आपने अपने इंट्रो में जिस तरह बताया कि गैस्ट्रो के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि देर का पका हुआ खाना होता है, तो आप उसको प्रॉपर गर्म नहीं करते, खा लेते हैं जल्दी में, इसलिए हाथ साफ नहीं करते, तो वो कोई ना कोई वायरस या जरासीम वो खाने के साथ आपके चला जाता है। और गैस्ट्रो, हैजा, और हैजा ये डायरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। डायरिया, गैस्ट्रो, हैजा एक ही चीज़ के मतलब मुख्तलिफ नाम है। इनकी वजह आमतौर पे यही होती है, साफ पानी ना होना, हाथ साफ करके खाना ना खाना। बल्कि यहाँ तक है कि हमारे यहाँ चाहिए कि जब आपने खाना खाना है तो अपना मुंह और नाक और गला भी अच्छी तरह वॉश कर लें, ताकि कुछ जरासीम जो आपके मुंह में, गले में, नाक में है वो भी बाहर निकल जाए, वो खाने के साथ अंदर ना चले जाए। तो अमूमन ये होता है कि एक ही चीज़ घर के सब अफराद ने खाई होती है, एक बंदा बीमार हो जाता है, बाकी सब उस तरह होते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है
कि उसके हाथ को चम्मच, ग्लास, प्लेट या जो भी उसने खाया उसके ज़रिए कोई जरासीम उसके अंदर चला गया, तो वो वही चीज़ खाने, हम उस चीज़ को बदनाम करते हैं कि ये चीज़ खाई तो फिर हो गया। और इसके अलावा गला ख़राब या ज़ुकाम जो है, इसके लिए ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि अमूमन जब हम ये स्नीजिंग होती है तो इसका जो पीरियड है ये काफ़ी लंबा भी हो जाता है। अच्छा। आम तौर पे ये 3 से 4 दिन होता है। ओके। इसके अलावा ये 20, 21, 22 दिन तक भी जा सकता है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है, नंबर 1 तो ये कुव्वत मुदाफ़ती होती है। ठीक दूसरा, वो प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते। अच्छा। और उसको आम जुकाम रेशा समझते हैं। लेकिन इसमें जो हैज़र्ड होती हैं, सबसे बड़ी हैज़र्ड ये होती है साइनोसाइटिस। इसमें होता है, साइनोसाइटिस ये होता है कि ये जो हमारे चेहरे और गला है, इसमें कुछ साइनसेस अल्लाह मियाँ ने रखे हुए हैं हमारे फ़ायदे के लिए, वहाँ तक इन्फेक्शन चली जाती है। ठीक है। और ये याद रखें, आम तौर पे फ्लू इसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपका गला ख़राब हो और आपको स्पूटम या रेशा जिसको कहते हैं वो उसका कलर चेंज हो जाए, अच्छा, वाइट से येलो होना शुरू हो जाए, तो है। ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखा के और उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लें, और जितने दिन डॉक्टर साहब कहें उतने दिन लें, वरना ये होगा कि आपका गला भी ख़राब होगा, नाक बंद हो जाएगा, कान भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको सांस की तकलीफ़ भी हो सकती है। इसको आम तौर पे हम जो है वो उसको एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। ये अब आजकल बहुत ज़्यादा है। डिफ्रेंशिएट नहीं लोग कर पा रहे होते ना उसको, मौसमी बीमारी में समझते बैठते हैं, लेकिन उनको वो कोई और क्रॉनिक डिजीज भी हो साथ उसके वो भी बन जाती है, तकलीफ वो भी बन जाती है। अमूमन ये होता है कि लोग कहते हैं जी 2 हफ्ते से खांसी है, जा ही नहीं रही, बहुत सारे सिरप पिए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं। तो उसकी मेन वजह ये होती है, जो हमें उसकी जो सांस की नालियाँ हैं वहाँ तक वायरस जाके उसको इन्फ्लामेट कर देता है, सोजिश हो जाती है, तो वो बार बार बेचारे खांसी करते रहते हैं। इतनी ज़बरदस्त खांसी बाज़ करते हैं कि उनकी आंखों में पानी या उल्टी भी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप हिफाजती इक़दाम करें, खुराक अपनी अच्छी रखें, पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। लेकिन डॉक्टर साहब, अब कहा जा रहा है कि कोविड के भी सेम है, पहले भी बताया जाता था कि सेम ही है, इससे मिले जुले सिम्टम्स एंड साइंस हैं, अभी भी वैसे ही हैं, तो किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है? सिर्फ एक ही हमारे पास हल है कि हम टेस्ट करा लें? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि दोनों के सिम्टम्स जो शुरू में होते हैं, फीवर, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो ये इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, तो लेकिन इसका जो टेस्ट के बगैर पता नहीं चलता। और ये बंदे को जो है ये नहीं समझना चाहिए। अमूमन पहले भी जब ये आम वबा फैली थी कोविड की, तो यही लोग समझते रहे कि आम फ्लू है, नज़ला, ज़ुकाम है, फीवर है। हमारे बड़े जो सीनियर लोग हैं वो भी यही कहते रहे, लेकिन वो इस तरह फैला कि अब काबू ही नहीं आया, अभी तक काबू नहीं आ रहा। तो इससे ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं, और सबसे पहले अगर आपका सांस खराब हो रहा है ना, और 3-4 दिन से ज़्यादा आपको हो गए हैं, तो आप अपने फिजिशियन को ज़रूर चेक करवाएं और टेस्ट भी ज़रूर कराएं। टेस्ट से घबराएं नहीं। अच्छा। अगर आ जाएगा टेस्ट तो उसमें 90% तो 90% से भी ज़्यादा कोविड जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ये कोरोना वायरस। जी। तो कॉम्प्लिकेशन में वही लोग जाते हैं जो पहले से थोड़े बहुत बीमार होते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर या सांस की तकलीफ़ होती है या कोई और तकलीफ़ होती है, वो लोग जो हैं उनकी, या एल्डरली एज, बड़ी उम्र के हैं, उनको ये जो है वो इनका खुदा न खास्ता सीरियस होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फ्लू के बारे में एक मैं जाते जाते ये भी बता दूं कि इसकी एक बहुत अच्छी वैक्सीन आ गई हुई है। अच्छा। तो जिन लोगों को हर साल ये होता है ना, सीजनल फ्लू जिसको हम कहते हैं, तो वो अगर वो वैक्सीन लगवा लें तो वो इससे बच सकते हैं। लेकिन कब लगवानी चाहिए? मतलब आगे सर्दियों का सीजन भी आ जाएगा, तो सर्दी के सीजन से पहले हमें लगवानी चाहिए, और कितनी देर पहले हमें लगवानी चाहिए? बेस्ट वे तो इसका ये है कि जो बच्चे हैं और बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको तो हर 6 माह बाद लगवानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसका असर 6 मंथ तक रहता है। ओके। लंबी वैक्सीन, लंबी वो टाइम वाली अभी तक नहीं है। तो वो अगर बचना चाहें तो वो लगवा सकते हैं। वो लोग जिनको हर दफ़ा हो जाता है, वो हम ये कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, मरीज़ कहता है कोई ये तो ज़ुकाम है जी, मुझे हर साल होता है, होना ही था ये, बस मुझे पता था ये होगा। तो उसमें ऐसा बात नहीं। अगर वो ये वैक्सीन लगवा लें तो उसकी बहुत सारी बचत हो सकती है। इसको सेफ्टी जो है इसका बहुत प्रोफाइल बहुत अच्छा है। तो ये उन लोगों को जिनको एक तो
बार बार होता है, और दूसरा बड़ी उम्र के बच्चे, बड़ी उम्र के लोग और छोटी उम्र के बच्चे, उनकी हिफाजत के लिए अगर आप ये लगवा लें तो ये बहुत अच्छी है। सर बेस्ट टाइम कौन सा है लगवाने के लिए? बेस्ट टाइम ये होता है कि जब ये मौसम चेंज हो रहा है ना, अच्छा। उससे पहले, ये जिस तरह अभी है, बरसात आ गई हाँ है जी। ना, तो अभी जुलाई है, अगर जून के शुरू में अगर हम लगवा लें तो, क्योंकि हम सीजन भी चेंज हो रहे हैं, बरसात पहले आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। या डस्टी टाइम जब होता है, जब देहातों में हमने देखा कि जब गंदम की कटाई शुरू होती है तो वहाँ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी ये चीजें होती हैं, उस वजह से भी बड़ी लोगों में लगती है। लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं सामने आते? आमतौर पे साइड इफेक्ट कोई इतना सीरियस नहीं होता, अदरवाइज जो है अगर किसी को बार बार हो रहा है तो उसको अस्थमा वगैरह हो सकता है, कफिंग हो सकती है, लेकिन इससे डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि इससे निमोनिया हो जाता है। अच्छा। और वो निमोनिया ज्यादा खतरनाक होता है जो इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है ना, क्योंकि उसकी कोई एंटीबायोटिक तो उस पर काम नहीं करती। तो वायरल जो दवाइयां हैं वायरस के लिए, वो इतनी को अभी कामयाब नहीं हुई, कुछ आ भी गई हैं अभी कोविड के बाद, कुछ आई हैं, लेकिन उससे बचना चाहिए। और ये आम तौर पे होता है उन लोगों को है जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो, या किसी बड़ी बीमारी में, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है या अस्थमा है, उसमें वो पहले। लेकिन अगर डॉक्टर साहब इस तरह ये फ्लू हो जाए तो क्या हमें सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए खुद से, या घर में जो कहवे और टोटके हम लोग करते हैं हम वो कर सकते हैं? कहवे और टोटके भी जरूर करने चाहिए, वो भी ठीक होते हैं, सूदिंग इफेक्ट होता है उनका। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं कि जहाँ आप सो रहे हैं ना जी, वहाँ आपको जो है ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा होना चाहिए। जिस तरह आप पंखा ही लगाया है, हाँ जी, तो पंखा है तो अगर एक आप बर्तन बड़ा खुले मुंह वाला लेके उसमें पानी भर के उस कमरे में रख दें, सही, और वेंटिलेशन उसकी प्रॉपर हो, ठीक है, निकलती रहे उसका। दूसरा यह है कि अपना प्रॉपर सर का जो है ना वो उस लेवल ऊंचा रखें, ठीक है, नाक और मुंह जो है वो उसको वॉश करके रखें, और सोने से पहले नाक में कोई जो है जिस तरह क्रीम है, पॉलीफेक्स है, इस तरह की ट्यूब लगा लें, ताकि आपका नाक खुला रहे और वो ड्राई ना हो। क्योंकि अमूमन जब ये हमारा नाक बंद होता है तो हम मुंह खोल के सांस लेते हैं, वही जरासीम जो है हमारे गले को पकड़ते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, फिर वो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको फिर अफेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सईद अहमद, फैमिली फिजिशियन, मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और सीजनल बीमारियों के हवाले से हम बात करते हैं, खासतौर पर फ्लू, खांसी और गला खराब जो होता है उस पर बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे जिंदगी में कामयाबी के हवाले से, और तालीमी करियर हो या फिर प्रोफेशनल करियर, कामयाबी के लिए बहुत से अवामिल दरकार होते हैं, और जिनमें सबसे पहला और अहम अंसर है खुदशनासी। अगर आप मुआशरे में मुनफरिद मकाम के हसूल की ख्वाहिश रखते हैं ना, या कामयाब बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, या यूं कहें कि आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है खुद आगाही। खुद आगाही का मतलब ये होता है कि दुनिया आपकी सलाहियतों और काबिलियत को जाने या ना जाने, लेकिन आप अपनी सलाहियतों और काबिलियत से जरूर आशना हो। कुदरत ने इंसान को बेशुमार पोशीदा सलाहियतें और कुव्वतों से अता की है। उसे जिंदगी में कामयाबी और खुशी के हसूल के लिए ना उन पोशीदा कुव्वतों और सलाहियतों का सुराग लगाना बहुत जरूरी होता है हम सब के लिए। और जब इंसान अपने आप से आगाही हासिल कर लेता है ना, तो उसे अपनी जात पर एतमाद पैदा हो जाता है, और आप चाहे जिंदगी के किसी भी दौर में हो, आपके सामने वाज़े मकसद होना चाहिए। फिर मकसद जाती हो या फिर जिंदगी से मुताल्लिक हो या फिर पेशावर जिंदगी से मुताल्लिक हो, क्योंकि किसी भी शख्स की बेमकसद जिंदगी की कोई वक़्त नहीं होती है। तो पर्सनालिटी असेसमेंट कितनी जरूरी है और पर्सनालिटी असेसमेंट कैसे की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं अहमद फवाद साहब हैं, लाइफ कोच हैं और कई सेल्फ हेल्प किताबों के मुसन्निफ भी हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच मुनीबा, हमेशा आके अच्छा लगता है एज ऑलवेज। अहमद साहब, आज हमने बात करनी है पर्सनालिटी असेसमेंट के हवाले से कि पर्सनालिटी असेसमेंट है क्या, इसको किस तरह डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहली बात यह है, जैसे आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन में बताया है कि अपने आप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है,
तो उस पे बहुत सारे पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट ऑनलाइन मिल जाते हैं। अच्छा। अगर आप करना चाहें, वैसे तो जिसको कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड या हाँ बेस्ट ऑफ द ऑल एक है, वो MBTI टेस्ट हम उसको कहते हैं, ठीक है। मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ओके। ये मदर एंड डॉटर थी दो, मायर और ब्रिग्स, ठीक। इन्होंने एक डेवलप किया था। अच्छा खासा डिटेल्ड है थोड़ा सा, लेकिन उससे आपको अंदाजा ये होता है कि आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं, जी जी, इसलिए आपको पता चलता रहता है। जैसे कि एक उसमें से सवाल आता है टाइम्स के, व्हाट रूल्स यू, मतलब आपको जब आप रूटीन में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फैसले आप किसको फॉलो करते हुए लेते हैं, दिमाग को या दिल को। अच्छा, ये दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। इसके तकरीबन सारे क्वेश्चंस ही आपको लगेंगे कि ट्रिकी हैं, किसी भी टेस्ट के ऐसे ही होते हैं पर्सनैलिटी टाइप के। लेकिन उसमें वो दो आपको सजेशंस देती हैं। वो कहती हैं, एक तो ये देखें कि आंखें बंद करके रिकॉल करें कि मोस्टली अभी तक जो आपने फैसले लिए हैं जिंदगी में, और ख़ास तौर पे जो आपके क्रिटिकल फैसले थे, उसमें आपने लॉजिक को और रीजनिंग को फॉलो किया तो दिमाग को फॉलो किया क्या? मतलब आपने नंबर ले लिया, लेट्स से मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो मैंने टीन एज से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल लिया, अंडर 16 अंडर 19। तो हमारे ज़माने में था कि आप किसी तरह से कंप्यूटर साइंस कर लें तो आपकी फ्लाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे। सो व्हेन आई डिड अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने सोचा कि मेरे पास रीजंस बहुत अच्छी थी कि आगे सारा रास्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, कंप्यूटर्स कर लूंगा तो ये होगा, ये पूरा लिस्ट है। लेकिन मैंने क्लोज माई आईज तो मैंने सोचा यार नहीं, जो क्रिकेट है वो क्रिकेट ही है। ठीक है। सो मुझे लगता था कि मैं उसमें ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। एक ये कि आप अपना ट्रैक देख लें। अच्छा, दूसरी ये उसमें दूसरी चीजें हैं कि आप इमोशनल ज्यादा हैं या रीजनिंग ज्यादा हैं। तो फिर आई रिकॉल जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब शुरू की, पहले मीडिया से और रिपोर्टिंग वगैरह से भी मेरा ताल्लुक रहा, और क्रिकेट भी खेली। तो आई स्टिल रिमेंबर मुनीबा कि मैं जब बैठा हुआ था फर्स्ट डे ऑन जॉब, तो आई रिमेंबर मैं ऐसे बैठा हुआ तो मेरी नजर अपने शूज पे पड़ी। तो मैंने कहा यार ये वाले ऑफिशियल प्रोफेशनल शूज वाले तो मेरे पाँव है ही नहीं। मेरे पाँव तो जॉगर्स वाले हैं जिन्हें बाहर घूमना फिरना है, मुझे एसी में नहीं रहना, मुझे तो बाहर धूप खानी है, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर ऑल द टाइम। अच्छा, ये सारा अगर आप देखें तो एक जज्बाती सारा फैसला था। सो अगर मुझे पूछे तो मैं कहूंगा व्हाट रूल्स मी हार्ड, क्योंकि मैं अपना क्रिटिकल टाइम पे जो डिसीजन है वो दिल से लेते हैं। एक तो ये है। दूसरा वो कहती हैं कि जब आप एक ट्रैक कर चुके हैं और फिर भी आपको समझना है, फिर क्या करें, मेक अ कॉल टू योर मदर। अपनी अम्मा को कॉल करें और उनसे पूछें कि मेरा आपको क्या लगता है कि मैं कैसे जज्बाती फैसले लेता हूँ या कि मैं सोच समझ के फैसले लेता हूँ। सो इस तरह के तकरीबन सवाल हैं, कहीं पे 40-50 हैं, कहीं पे 60-70 के करीब है। उन्होंने ये दिए हुए हैं, ऑनलाइन भी मौजूद है उनकी वेबसाइट पे। तो आप जब उसमें से देखते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। जो उस टेस्ट के मुताबिक आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग ज्यादा करते हैं या लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ज्यादा करते हैं, किस तरह की एनवायरनमेंट में किस तरह के आप ज्यादा बेहतर फैसले करते हैं। फिर ये कि इससे कनेक्टेड आगे प्रोफेशंस कौन कौन से हैं। अच्छा, मतलब लेट्स से आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा, तो मैं कहता हूँ मैं पेनफुली इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि जिसमें मुझे बोलना पड़ता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है या टेलीविजन वगैरह है। तो अब व्हाट शुड आई डू, क्या मैं स्विच करूं, इस गियर को चेंज करूं या फिर छोड़ दूं? दैट्स माय चॉइस। तो एज करियर काउंसलर और एज करियर गाइड मैं सजेस्ट करता हूं कि आपके पास अगर एक काम है जो कि आपको लगता है दैट एक्साइट्स यू, मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्साइट्स मी कि यार ये मैं कर सकता हूं, मुझे अच्छा लगता है करना, तो फिर डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। ठीक है, अ लॉट ऑफ होमवर्क। मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उसमें लिखा हुआ था कि इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो सेल्स में और पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, तो आई वाज स्टन्ड, जैसे आपकी हैरत की शक्ल बनी क्योंकि मैं खुद भी इंट्रोवर्ट हूं ना, इसलिए एग्जैक्टली। तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि ये इन्होंने कैसे कहा। अच्छा, आई वाज लिविंग दैट लाइफ। अच्छा, तो मैंने फिर जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि असल में एक्सट्रोवर्ट्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो व्हेन दे गो इनटू अ इवेंट, शादी वगैरह पे जाते हैं तो वो पहले दरवाजे से पहले सलामी करना शुरू होते हैं, एंड अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम करते करते शायद आखिर से भी निकल जाए। इंट्रोवर्ट्स टेक अ डीप ब्रेथ, वो अंदर जाने से पहले सांस लेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि यार आगे कोई दोस्त मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, एंड देन दे आर केयरफुल। अच्छा, उसमें वो अपने अच्छे दोस्तों को, क्या मैं कहूँ, खाला फुफ्फों को भी वो नाराज करते हुए गुजर जाते हैं। वो कहते हैं तुमने देखा नहीं, और आप कहते हैं यार मुझे नजर नहीं आया। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बिहेवियर है आपका इंट्रोवर्ट्स का एंड एक्सट्रोवर्ट्स का। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज
यू हैव टू प्रिपेयर, जैसे हार्वर्ड ने कहा ठीक है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, okay. तो आपको नोट करना होगा कि रिमेंबर फर्स्ट 30 सेकंड्स आर क्रूशल, सो आप पहले 30 सेकंड्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल कि कैसे जाना है, क्या करना है, एंट्री कैसे करनी है। मैं इस पे हमेशा कोट करता हूँ, हमारी इस दुनिया में अगर जो पब्लिक एक्सपोजर के लोग हैं, शाहरुख खान इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। तो वो कहता है कि मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ, जाने से पहले मैं अल्लाह ताला को याद करता हूँ और कहता हूँ अल्लाह ताला पहले 30 सेकंड अच्छे गुजारना, फिर मैं संभालूंगा। सही। तो वो शख्स भी अगर ये एफर्ट कर रहा है, हमारी जिंदगी में तो यही होता है ना मतलब कि पहला जो स्टेप हमने लेना होता है वही क्रूशल होता है। ऑफ कोर्स। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इफ यू आर इन इंट्रोवर्ट और यू हैपन टू बी इन अ जॉब जिसमें कि आपको एक्सट्रोवर्ट वाला करना है, तो फिर प्रिपेयर वेल। जो हार्वर्ड वालों ने भी कहा कि सेल्स के लोग हैं आप या फ्रंट एंड के हैं, किसी भी चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज के लिए। लेकिन कितनी पर्सनालिटी के लोग हमें मिलेंगे? 16 अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट 16 है। वैसे इन्होंने 4 बेसिक टाइप्स हैं जिनको मर्ज करने के बाद 16 सेट्स बना दिए हैं। अच्छा, अब वो 16 टाइप के जो लोग हैं वो किस तरह खुद को पहचान सकते हैं? एक तो इस टेस्ट के थ्रू, दूसरा अगर आज हम बात करें तो उनको कौन कौन सी ऐसी टिप्स हम बता सकते हैं कि वो अभी इमीडिएटली वो करके वो अपने आप को या अपनी पर्सनालिटी को जान सकते हैं? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को नहीं पहचानते हैं, जो लोग उनके बारे में राय रखते हैं ना, उसके ऊपर वो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी बसर कर देते हैं। अच्छा, जो लोग जानते हैं ना हमारे बारे में, शायद वो ही हम हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। इसको हम कहते हैं टैग कर देते हैं लोग, और आप उसके मुताबिक अपने बिहेवियर चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक बड़ी सादा सी चीजें देखें, टीन एज में अक्सर कहा जाता है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज एंग्री यंग मैन। जितने भी लोग हैं वो गुस्से में फिर रहे हैं। अच्छा, इसको आप फिर टैग करना शुरू कर देंगे कि ये गुस्से में रहता है, ये तंग करता है, वगैरह वगैरह। दैट्स अनफेयर। तो आपको अगर खुद है तो आपको इतना सा अंदाजा होना चाहिए, या एक एनवायरनमेंट पेरेंट्स के साथ बैठ के कर लें कि इट हैपेंस। ये पूरी दुनिया में होता है। तो आपको देखना है कि डेली आप एक ट्रैक रखते हैं। अगर तो आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेली ट्रैक का मतलब है कि सुबह से शाम तक आपने क्या किया। ठीक है। उसमें इस चीज को बिल्कुल फोकस करने की इनिशियली जरूरत नहीं है कि अगर आपको लगता है कि 6 घंटे मैंने जाया किया तो ओहो भाई, जाया किए हैं तो लिखें, और उनमें ये ना लिखें 6 घंटे जाया किए हैं, उन 6 घंटों में क्या किया वो लिखें। जैसे कई आई थिंक रसल बर्ट्रैंड ने कहा था कि अगर आपने जो टाइम जाया किया है उसको जाया करने को एंजॉय किया है तो वो जाया किया हुआ नहीं हुआ। तो आपको एक ट्रैक रखना है इस चीज को अलग करते हुए कि मैंने जाया किया या यूटिलाइज किया, सिर्फ ये ट्रैक रखें। तो इसमें आपको फिर डिफिकल्ट डिसीजंस जो आप ले रहे होंगे वो भी सामने आ जाएंगे आपके, कि क्या क्या किस किस मौके पे किया। तो आपको एक अपनी टाइप का आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। वंस यू ट्रैक योरसेल्फ फॉर अबाउट 30 डेज, आई सजेस्ट कम से कम 30 दिन का एक ट्रैक लें, क्योंकि उसमें अप्स एंड डाउन सारे आ जाते हैं, बुरे भले अच्छे बुरे सब आपके बिहेवियर आ जाएंगे। फिर आप ये टेस्ट जरूर कर लें। अच्छा, कोई भी टेस्ट, इसमें से आप ऑनलाइन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट, मोबाइल आपके पास सबके पास है, आप ऑनलाइन कर लें। मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर लिखें तो आपको एक पूरा वो उनकी वेबसाइट खुल जाएगी। वो क्लिक 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 करना है सिंपली आपने, तो आखिर पे वो चंद क्वेश्चन के बाद सबमिट करेंगे तो आपको पूरा एनालिसिस बता देते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। सो यू कैन डू दिस वे योर ओन। लेकिन ये जो टैग हमारे ऊपर लगा दिया जाता है, इसको फिर किस तरह हटाया जा सकता है, या फिर इसको किस तरह खुद से बचाया जा सकता है इस टैग से? सबसे पहली बात यह है कि आपको इस टैग से बचने की इंटेंशनली कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जो कह रहे हैं कहने दें, इट्स देयर ओपिनियन। मैं हमेशा कोट करता हूँ, मोहम्मद अली क्ले था, उसको किसी ने कहा कि तुम वर्ल्ड्स बेस्ट बॉक्सर नहीं बन सकते। अच्छा। उसने कहा ये आपका ख्याल है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। exactly. तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, भाई ये आपका ख्याल है, लेट मी ट्राई इट। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको बिलखुसूस टीनेज और 20s में मुसलसल एफर्ट करना है। नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, उससे पहले तो आपके पास डेटा ही नहीं है ना। जो आपको बता रहा है ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, उसने भी तो आपको बड़ा हम वो तोप मारते हैं, हम कहते हैं तुम्हें बचपन से देख रहे हैं। भाई वो खुद एक्सप्लोर नहीं अपने आप को अभी तक कर पा रहा, तो आपने क्या देखा उस पिक्चर को। तो आपको ये करना है कि टैग की परवाह करने की जरूरत नहीं है। कीप योर अटेम्प्ट्स गोइंग, बार बार अटेम्प्ट करें। आप काम कर रहे हैं, जो भी जॉब करते हैं जॉब करें, ट्राई योरसेल्फ। मैं ये कहता हूं कि आपको रिफ्यूज, पर्सनालिटी टाइप जज करने के बावजूद अच्छी अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज नहीं करना। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, जो हमने अभी बात की है। तो आप प्रिपेयर करें और अपने आप को काम करते जाएं। टैग को रिमूव मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो वाला सामने आता जाएगा जो आप एक्चुअली हैं। तो इट टेक्स ईयर्स।
इसलिए खुद को पहचानने में जी ऑफ कोर्स आपको बार बार अपने आप को ट्राई करना है मुख्तलिफ सिचुएशंस में। अच्छा। और उसमें रिस्पॉन्ड करना है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और ये खुद को पहचानना कितना जरूरी है हमें अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए? ये बहुत जरूरी है मुनीबा। देखें, एक पहली बात ये है कि हम पहले ये देखें कि हम खुद बनते कैसे। मेरी राइटर बड़ा नाम है इम्तिजार हुसैन साहब। अच्छा। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो बड़ी दिलचस्प बात उनसे हुई मेरी। मैंने कहा कि अक्सर लोग, मैं खुद राइटर हूँ, तो मैंने कहा अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा एक अपना नेचुरल स्टाइल है लिखने का, तो हम उसी को फॉलो करते हैं, हम किसी और को फॉलो नहीं करते। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा यार अजीब लोग हैं, पढ़ते हैं नहीं और लिखने बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं मेरा अपना स्टाइल है। भाई आपको पढ़ना है, आपको रशियन लिटरेचर पढ़ना है, लोकल लिटरेचर पढ़ना है, आपको अरेबिक लिटरेचर पढ़ना है, जो बड़े लिटरेचर है। फिर आप इनिशियली तो शायद उनको कॉपी करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, फिर आपका अपना स्टाइल निकलेगा एंड दैट टेक्स इयर्स। 8-10 साल लगेंगे। तो अगर आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया और शुरू में इसमें हो गया कि मेरा अपना स्टाइल है, तो फिर आप एक चूंचू का मुरब्बा बन जाएंगे और कुछ नहीं बनेंगे। सो यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर्ड पैटर्न। अगर हम उसको इस प्रोफेशनल लाइफ पे इस बात को लेके आए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, करें। वहां पर आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसको आप खुद गेज करेंगे। एक तो कंपनी गेज कर रही है ना, आप खुद गेज करेंगे कि मेरे 6 टास्क थे, इसमें से 4 मैंने बहुत अच्छे किए लेकिन एंजॉय नहीं किए, 2 थे जो मैंने एंजॉय किए, वो प्रोडक्टिव नहीं थे। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं और मेरे जॉब में हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। गुड इनफ नहीं कर सकता तो फिर आप इसके साथ स्टिक करेंगे एंड यू विल हैव टू एक्सेल योरसेल्फ विद द टाइम। तो ये तरीकेकार है उसका। तो पुट योरसेल्फ इनटू सिचुएशन। अगर मैं इसमें सजेस्ट करूं, जो भी आता है उसको आप वेलकम करें, उसमें काम करें। काम करेंगे, आपकी टाइप एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगी। पहले तो ट्राई नहीं किया ना। हाँ जी, अब एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगी, अपने आप को खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपने छलांग लगाई अगर एक 6 फुट की जगह से, तो आपको पता कैसे चलेगा मुझे फोबिया है या मैं वाकई जंप लगा सकता हूँ? तो आप जंप लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा ना कि टांगे तुड़वाई हैं 6 फुट से ही तुड़वा ली, या कि मेरा कोई फोबिया है या मैं काम कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस। उसके बाद फिर आपके पर्सनालिटी टाइप आपके सामने खुलना शुरू होगी, डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि आप किसमें एक्सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और उसी के जरिए ही आपको मुख्तलिफ प्रोफेशंस मिलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, लेट्स से आप अपने आप को देखते हैं कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल, और लोग कहते हैं यार यू आर नॉट अ टीम प्लेयर, आपको मिलके बैठना अच्छा नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब बताएं। हाँ, बहुत से लोग हैं वो मिड ऑफ देयर करियर जो है अपना करियर चेंज कर लेते हैं लोगों के कहने पे। जी बिल्कुल, लोगों के कहने पे तुम तो ये सही नहीं कर पा रहे, तुम कुछ और कर सकते हो, और वो चेंज कर लेते हैं। वो कर लेते हैं। उसमें तो ये नुकसान होता है उसका, बहुत कम फायदा होता है इस चीज का अगर आप लोगों के कहने पे करते चले जाएं। अगर आपने खुद अपना डिसीजन लिया तो फिर ठीक है, फिर आपको एक रास्ता मिला है और आप फिर ट्रायल एंड एरर करते जा रहे हैं। तो दैट इज वाई ये वाली जो चीज है, निक विजिक एक बहुत बड़े, आप अगर इनको गूगल करें, उनका नाम है, वो जिनके बाजू और टांगे दोनों ही नहीं है, तो ही इज अ वेरी गुड स्विमर और बड़ा अच्छा उनका काम है। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग जिंदगी को पास फेल टेस्ट क्यों कहते हैं, ये तो ट्रायल एंड एरर है। आपने ट्राई करना है अपने आप को, उसमें एरर आएगा, उसको इंप्रूव करना है, फिर ट्राई करना है। तो ये असल में ट्रायल एंड एरर सारा प्रोसेस है, ये पास फेल प्रोसेस नहीं है। और इसको बड़ी मेहनत दरकार होती है, और आपको पेशेंस लेवल जो है ना अपना, उसको बरकरार रखने की जरूरत पड़ती है जब आपने सेल्फ असेसिनेशन करनी हो और अपने आप को पहचानना हो। तो जनाब अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, लाइफ कोच। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हो। पर्सनैलिटी असेसमेंट के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह खुद को पहचाना जा सकता है। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो जो बहरानों का शिकार हो चुकी है, और तब्दीली सरकार के जाने और इत्तेहादी हुकूमत के आने के बाद ये बहरान और भी संगीन होते जा रहे हैं। और 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ने गेम ही पलट कर रख दी थी, जिसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स अदालत पहुंच गए और गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया, और जिसके बाद हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं रहे हैं, और फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बने, और वजारत आला के साथ साथ उनकी तश्कील करदा पंजाब की काबीना को भी गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर खत्म कर दिया गया है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में हमजा शहबाज को ओहदा
छोड़ने और परवेज इलाही को वज़ीर आला का हलफ लेने का पाबंद किया गया, जिसके बाद गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने हल्फ लेने से साफ इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से रात 2 बजे हल्फ लिया और हलफ बर्दारी की जो तकरीब थी वो ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई। चौधरी परवेज इलाही अपने गुज़श्ता दौर में हमने देखा एक बेहतरीन वज़ीर आला साबित हुए थे। अब उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं? इत्तेहादी हुकूमत ने जिस तरह अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया है, अदालत उज़्मा और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर इल्जामात लगाए गए हैं उनकी तरफ से, क्या वो एक रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश थी या कुछ और था? क्या चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक असेंबली तहलील करेंगे या नहीं करेंगे? तमाम तर सूरत हाल जान लेते हैं। आज हमारे साथ जनाब अखलाक बाजवा मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। अखलाक साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अखलाक साहब, पूरी गेम दोबारा से चेंज हो गई है। कल जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे हैं, परवेज इलाही साहब दोबारा से वज़ीर आला बन चुके हैं अब पंजाब के बाकायदा तौर पर। क्या देख रहे हैं अब आप पंजाब की जो सियासत की या सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम जो है वो कम होगा? मुनीबा, सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया वो आईन कानून के मुताबिक हाँ दिया जी, बिल्कुल। गया। उसमें तो दो राय नहीं। जब डिप्टी स्पीकर की ये रूलिंग आई थी उस वक्त भी हमने कहा था कि ये कमजोर रूलिंग है और इसको अगर अदालतों में गए तो ये मामला जो है वो वहां पर ना इसको क्लियर कर देंगे। तो वैसा ही हुआ। और जहां तक सियासी इस्तेकाम की बात है तो ये सियासी इस्तेकाम तो नहीं होगा। अच्छा। ये सियासी इस्तेकाम जो है वो मजीद जो है वो बुरहान जो है वो बढ़ेगा। उसकी 2-3 वजूहात है। जिस तरीके से रात को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा भी गया कि गवर्नर पंजाब जो है वो हलफ लें, तो गवर्नर पंजाब जो गवर्नर हाउस के दरवाजे रात को बंद किए गए तो वो बहुत बड़ा पैगाम था अपोजिशन के लिए। अब तो वो हुकूमत में आ गए पीटीआई और काफली के लिए कि ये जो गेम है ये ऑन है। अच्छा। और इस हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो चुप नहीं बैठेगा और वो इस हवाले से अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रखेगा। सियासी जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगी पंजाब में भी मरकज में भी। और जहां तक बात है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो असेंबली तोड़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो। इस वक्त चूंकि तहरीक इंसाफ के पास आइडियल पोजीशन है। अच्छा। आप ये देखें कि लेकिन इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं ना कि हमें तो फौरन से आम इंतखाबात की तरफ जाना है, तो हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। वो सिर्फ कह ही रहे, अच्छा, डिमांड ही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फरीक जो है ना सीरियसली वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहता। अच्छा, हाँ, ठीक और है। इसलिए कि इस वक्त जो आलमी सतह पर जो मिशत का हाल है वो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और ये क्राइसिस जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो मैं इसलिए एक आइडियल पोजीशन कह रहा हूँ तरीके के लिए। आप देखें कि पंजाब में और केपीके में उनकी हुकूमतें हैं, बिल्कुल। और जो भी महंगाई या जो भी इकदाम होंगे वो वफाकी हुकूमत के होंगे। एग्जैक्टली, मुश्किल जो टास्क है वो वफाकी हुकूमत करेगी। ठीक है, जब वफाकी हुकूमत किसी भी कोई कीमतें बढ़ाएगी, चाहे वो पेट्रोल की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो दीगर जो रोजमर्रा की अशिया हैं, तो वो बढ़ाएगी तो उसका गुस्सा जो है वो किस पे निकलेगा? वफाक पे निकलेगा, नून लीग पे निकलेगा। नून लीग पे निकलेगा। और पंजाब में उनकी हुकूमत है। हाँ जी। तो वो इसलिए जो है ना इलेक्शन की तरफ कोई भी नहीं जाना अच्छा। चाहता। हुक्मरान इत्तेहाद ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम जो मुद्दत है वो पूरी करेंगे। इलेक्शन जो है वो 2023 में अगस्त 2023 में होंगे। ये हुक्मरान इत्तेहाद का फैसला है। अच्छा, अब इस पे आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी जो है ना वो नामुमकिन नहीं, हाँ। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह जिस तरह ये खबरें गर्दिश है मार्केट में कि अक्टूबर में दबाव डाला जा रहा है कि हुकूमती इत्तेहादों पे कि इलेक्शन करवाए, तो उस हवाले से हुकूमती इत्तेहाद का तो ये वाज़ेह पैगाम है कि हम जो है वो अर्ली इलेक्शन जो है कबल उस वक्त वो नहीं कराएंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो अब जो सियासी बहरान है वो बढ़ेगा। अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास ऑप्शन 2-3 जो ऑप्शन है वो उस पर ज़ेर गौर कर रहे हैं। एक ऑप्शन है कि सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए। और गवर्नर राज के 1-2 तरीके हैं। गवर्नर राज लगाने के लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल आरिफ अलवी साहब जो है वो इस हवाले से कोई सरगर्मी दिखाएंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि उसके लिए अगर जो प्रोसीजर है वो बड़ा लंबा है, वो 25 दिन लग जाएंगे इनको
गवर्नर आयल करते हुए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी इनके लिए आ सकती हैं, आगे जो है इनके राह में हमवार हो सकती हैं। खान साहब, आपने भी ये सिचुएशन सुनी है पूरी बात, ये भी एक ऑप्शन निकल सकता है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके अंदर भी बहुत से लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको मिला के हम मरकज पर हमला कर सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं, उनकी हुकूमत को। बिल्कुल मुनीबा, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि आपको याद होगा जब ये तहरीके इत्तेहाद कामयाब हुई थी, हुक्मरान इत्तेहाद का वजूद हुआ था, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आप फौरी तौर पर 3 माह में नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो उस वक्त हर्डल क्या थी? हर्डल्स ये थी कि जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें MQM, बाप पार्टी और जो दीगर आजाद अरकान थे, उनकी ये शर्त थी कि अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा। टेनोर हम पूरा करेंगे। सबसे जो अहम जमात थी वो MQM थी। MQM की भी यही शर्त थी कि आप अर्ली इलेक्शन में नहीं जाएंगे, जो साल 1.5 साल रह गया उसको पूरा किया जाएगा। ओके। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि जी हुकूमत जो है वो अपने टेनोर पूरा करेगी। ठीक है। उस हवाले से काफी ज्यादा मुस्लिम लीग नून में दो राय पाई जाती थी, तो फिर उसको हल किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इत्तेहादी हैं शायद स्लिप भी हो जाए, लेकिन सिर्फ इस वजह से स्लिप हो के अर्ली इलेक्शन हो जाए, इसके लिए मुझे नहीं लगता। अच्छा। और दूसरी बात, जहां तक फवाद चौधरी साहब की आपने बात की, फवाद चौधरी साहब ने कल बड़ा वाज़ेह कर दिया। उसने कहा कि हमारी KPK में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, हम पागल है कि अपना हुकूमतें तोड़ दें। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो फिर तो आप अक्टूबर की जो बात करते हैं उससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। अगर दो सूबों की असम्बलियां ना रहें तो बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। तो इस लिहाज से ये मैं जो बात आपको कह रहा हूँ कि सारी जितने भी स्टेक होल्डर या जो भी जितने भी है ना, वो अर्ली इलेक्शन कोई भी नहीं चाह रहा। अच्छा। जो पोजीशन इस वक्त तहरीक इंसाफ की है पंजाब में, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने बहुत बड़ा जो डंड डाला है मुस्लिम लीग नून को ये ज़िमनी इलेक्शन में। अब फिर ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने, ठीक है। तो उसके लिए ये जो 5 हलके हैं उनमें से ज्यादा 4 जो हलके हैं वो नून लीग के हैं। अच्छा। 1 हलका सिर्फ PTI का है। तो अब जो मुस्लिम लीग नून का ये क्लेम है कि जी हमने तो गेन किया है, हमने 5 सीटें ली हैं, 20 तहरीक इंसाफ की थी, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जो इलेक्शन आ रहा है तो उसमें तो ज़िमनी इलेक्शन में वो उसमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो इस लिहाज से अब मैं जो बात कर रहा था गवर्नर राज की वाले से, मुनीबा एक और हल भी है इनके पास। अच्छा। कि सदर मुमलिकत को इन्वॉल्व किए बगैर ये गवर्नर राज पंजाब में लगा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो आर्टिकल 234 है, जिसके तहत जो है वो ये कौमी असम्बली और सेनेट में ये अलग अलग करारदादें लाए। अच्छा। कि जी सूबे में जो है वो आइन के तहत मामला चलाना मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए अपना इस सूबे में गवर्नर राज लगाया जाए। सबसे पहले ये कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर करें। अच्छा। दूसरा हाल है कि ये सेनेट से मंजूर कराएं। वो मंजूर होने के बाद 2 माह के लिए गवर्नर राज लगेगा। ये इसको 3 मरतबा एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक ले जा सकते हैं। ठीक है। और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा। ओके। हाँ, और उसमें सदर मुमलिकत भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके। तो एक इनके पास ये हल है और वो इसी पर गौर कर रही है। और फिर दूसरे जो दीगर जो कानूनी मामला हैं उसके लिए इस वक्त भी इस्लामाबाद में वकला की जो है वो बहुत बड़ी टीम जो है वो मुशावरत कर रही है कि आगे आने जो आईनी मामला हैं उनको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से हमने रास्ता निकालना है। जैसे सलमान आबद साहब कह रहे थे कि ये इतना आसान नहीं होगा, इनके लिए भी हुकूमत करना। मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम नहीं की, बिल्कुल नहीं की। कल आपने भी देखा उनके जितने भी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अग्रेसिवली रिएक्शन दिया है और इवन के इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर भी इल्जामात लगाए गए हैं उनकी तरफ से, और वो उन्होंने मंजूर नहीं किया ये वाला फैसला। मुनीबा, लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इमरान खान ने इस तरीके से सियासत की है कि इनका बयानिया भी उसने छीन लिया। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। वोट को इज्जत दो का बयानिया भी कहीं पसे पुष्ट चला गया। अब नून लीग के पास बयानिया नहीं है, तो अब वो इसी ये मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये फायदा उठाना चाह रहे हैं बयानिया बनाकर। और आप देखें कि 2-4 रोज से जैसे ही एग्रेसिव थोड़ा सा ये हुए हैं, वो इनका वोटर जो है वो चार्ज हो गया। तो पाकिस्तान और खास तौर पर पंजाब में लोग जो है वो बहादुर आदमी की सियासत को ना पसंद करते हैं। अच्छा। बुज़दिल को पसंद नहीं करते हमारे पंजाबी। आप देख लें कि खान साहब की जितनी भी सियासत है उन्होंने एग्रेसिव सियासत की है, उनको मौका मिला
उन्होंने दोबारा जिस तरीके से जब तरीके तुमत कामयाब हुई थी, जिस तरीके से वो बाहर निकले थे, उस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 0 पे थी एक किस्म की। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो आइडियल सिचुएशन थी हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि ये पूरी इलेक्शन करवा देते तो शायद वो बच जाते। उसके बाद खान साहब ने किया, खान साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको एक जो है वो अपना जो है वो टारगेट तैयार किए और उन्होंने कम बैक किया। और आज ये सिचुएशन है, 3 माह में लोग 3.5 साल की जितनी भी महंगाई है वो भूल गए हैं और ये 3 माह की जो हुक्मरान इत्तेहाद की महंगाई है उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा अखलाक साहब, ये इन लोगों ने शायद इसमें भी शिकस्त खाई, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि खान साहब ने उसके बाद जब उनको इलेक्शन से वजीर आजम के पोस्ट से निकाला गया, उन्होंने एक नैरेटिव ऐसा बना दिया सब लोगों के अंदर कि ये लोग बना नहीं पाए, अपनी पॉलिसी तश्कील दे नहीं पाए और खान साहब जो है वो हर पॉलिसी को चेंज करते गए और ये लोग कहीं पीछे रह गए। मुस्लिम लीग नून का एक अलमिया है, अलमिया ये है कि ये हमेशा देर कर देते हैं। अच्छा, जिस वक्त इनको जो हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए मुस्तकबिल की मौजूदा, तो इस हवाले से वो नाकाम रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, ये जब हुकूमत में है तो उन्होंने कहा सब कुछ सुकून है, सब कुछ आराम है और ये बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए। और जब ये मामला, जबकि खान साहब सड़कों पे आ गए, खान साहब अवाम में आ गए और उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया जिसे बहुत ज्यादा लोगों ने कबूल किया। ठीक, और जो हुक्मरान इत्तेहाद था वो कोई ऐसा नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सका। आप ये देखें कि खान साहब चाहे वो नैरेटिव उनका झूठा है सच्चा है उसको एक साइड पे रखते हैं, लेकिन अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत ने उसको कबूल किया। मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद के पास कोई ऐसा बयानिया नहीं था जिसको वो अवाम में पेश करते। तो ऊपर से महंगाई, 2 चीजें मुस्लिम लीग नून को और हुक्मरान इत्तेहाद को लेके बैठी हैं। एक तो ये लोटे इन्होंने कबूल किए, लोटों को टिकट दिया, दूसरा महंगाई। और अब जो आगे मैं देख रहा हूँ, जब भी इलेक्शन हो, चाहे अर्ली हो चाहे अगले साल हो, तो उसमें भी ये पंजाब जो है ये बैटल फील्ड होगा। अच्छा, इसमें पंजाब में ही तय करेगा मरकज में कौन बैठेगा। और जिस तरीके से खान साहब की पॉपुलैरिटी चल रही है, फिर ऊपर से चौधरी परवेज लाई जो कि सीनियर सियासतदान है और बड़े वो जोड़ तोड़ के माहिर भी हैं और वो वज़ीर आला होंगे यहाँ पर, तो वो राह हमार करेंगे खान साहब के लिए अगले इलेक्शन की। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने साबका दौर में बड़े अच्छे काम किए, इस दौर में भी वो रिलीफ पहुंचा पाएंगे। मेरा ख्याल है वो पहुंचाएंगे। आप जिस तरीके से देख ले कि जो हमजा शहबाज थे, वो चाहे जितने अरसा भी रहे हैं, 2 माह रहे हैं, 2.5 माह रहे हैं, 3 माह रहे हैं, उन्होंने अपने दौर में उनकी एज ए वज़ीर आला के तौर पर बतौर वज़ीर आला उनके बड़े अच्छे काम रहे। उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता किसी किस्म की करप्शन या कोई दूसरी तीसरी। उन्होंने देखे कि सब इतने सख्त हालात में उन्होंने 4 फैसले बड़े अहम किए अवाम के लिए। आटा जो है वो उस पर सब्सिडी दी, फिर उसके बाद अस्पतालों में अद्वियात फ्री फराहम की गई, फिर तीसरा उनका मनसूबा जो उजाला प्रोग्राम जिसमें सोलर पैनल मिलने थे, फिर चौथा जो है वो 100 यूनिट, ये तकरीबन 90 लाख से ज्यादा लोगों को इसकी सहूलत मिल जाती। तो इस हवाले से बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। अब परवेज लाई साहब के लिए भी यही मॉडल होगा और वो जिस तरीके से उनका विजन है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वो आवाम को जितनी भी हो सकेगा वो सहूलियात देंगे, खास तौर पर सेहत के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में। इन ये 2 जो सेक्टर हैं इस पे ज्यादा इनकी अपना परवेज लाई साहब की फोकस होगा। लेकिन काबीना कब तक बनने का इम्कान है, कुछ पता चला? अच्छा, काबीना के हवाले से भी इस वक्त तो मुशावरत चल रही है। तो आया गवर्नर हलफ लेंगे? आपको याद होगा कि गवर्नर ने हलफ नहीं लिया था उमर सरफराज चीमा साहब ने हमजा शहबाज से, तो काबीना तश्कील नहीं हो सकी थी। तो इस लिहाज से मैं यही कह रहा हूँ कि ये सियासी बहरान जो है ना ये शिद्दत इख्तियार करेगा। अब देखें, हो सकता है कि सदर मुमलिकत ही काबीना से हलफ ले। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब का हलफ हुआ है, तो रात को तो बहुत बड़ा इन्होंने पैगाम दे दिया दरवाजे बंद करके कि जी नो एंट्री। तो इसी लिहाज से ये अब जो आया देखने वाली ये बात होगी कि गवर्नर पंजाब जो है वो इनसे काबीना से हलफ लेते हैं या नहीं लेते। और दूसरी जानिब अब एक जानिब वज़ीर आला हाउस होगा और दूसरी जानिब जो सियासत का मरकज होगा वो गवर्नर हाउस पंजाब होगा। एग्जैक्टली, ये दोनों अब आमने सामने आने वाले हैं, टाकरा होने वाला है पंजाब में भी इस चीज का। रात से टाकरा हो गया, अब होने वाला नहीं, रात से टाकरा हो गया, शुरू हो चुका है। तो ये मामला जो है
ये काफी ज्यादा इसमें सफर जो है वो आप और मैं करेंगे। तो फिर क्या हल क्या है, आपको क्या लगता है, आपके एनालिसिस के मुताबिक हल क्या है? आम इंतखाबात हो जाने चाहिए फिर? हो बिल्कुल, मेरे हिसाब से अब इनको हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए हुक्मरान साथ को। जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन में अवाम की एक बड़ी तादाद ने जो अपना मैंडेट दे दिया है, उस हिसाब से अब इनको चाहिए कि ये नए इलेक्शन में जाएं और नया मैंडेट लें। अच्छा। अगर ये महंगाई कम नहीं होगी, हुक्मरान ताद ये समझ रहा है कि हम कुछ अरसे बाद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, तो ये मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे महंगाई बढ़ेगी और उसका जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो अवाम और हुक्मरान इत्तेहाद होगा। आप देख लीजिएगा कि अगले इलेक्शन में अगर महंगाई की शरह यही रही तो कोई पता नहीं खान साहब जो है वो 2/3 अक्सरियत भी ले जाए। कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन पलट सकती है। लेकिन अखलाक साहब, ये हो सकता है कि मरकज में अगर नून लीग है और पंजाब में पीटीआई है, या नून लीग, काफ लीग और पीटीआई दोनों मिलकर चलाएंगे, एक साथ मिलकर एक पेज पे मिलकर काम कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। जिस तरीके से जो दूरियां पैदा हो चुकी हुई हैं उसमें ये शायद मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक चौधरी परवेज लाई साहब की बात है, तो चौधरी परवेज लाई मुस्तदिल रखते हैं। अच्छा। आप ये देखिए कि जब हमजा शहबाज शरीफ और दीगर जो अरकान थे वो गिरफ्तार हुए, तो ये सिर्फ चौधरी परवेज लाई ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी उनको कायल किया और जो प्रोटेक्शन आर्डर का जो कानून है वो मंजूर हुआ। तो इस लिहाज से हो सकता है कि चौधरी परवेज लाई ये इनिशिएटिव लें और वो ऐसा हो, लेकिन मुझे ग्राउंड जमीनी का ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल। लेकिन अखलाक साहब, जैसे परवेज लाई साहब ने कहा था कि मुझे इमरान खान साहब कहेंगे कि असेंबली तोड़ दी जाए, तहलील कर दी जाए, तो मैं 2 मिनट भी लगाऊंगा, मैं तोड़ दूंगा। हो सकता है इस पे ऊपर भी गौर हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरा वो अपना एक ओपिनियन रखेंगे? मुनीबा, अगर ये ऐसा हो तो खान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी अर्ली इलेक्शन, तो खान साहब के लिए बड़ा अच्छा मौका है। वो अब हुकूमत पंजाब की उनके पास है, वो यहाँ से रिजाइन करवा दे साहब को, असेंबली तोड़ दें और केपीके की तोड़ दें। मतलब दोनों के, अगर दोनों हुकूमतों के, केपीके की भी और ये पंजाब की भी अगर तहलील कर दी जाए तो फिर क्या होगा? तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो उसको प्रोलॉन्ग कर सके और अर्ली इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाएगा। और यही मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी फरीक जो है वो नहीं चाहता कि अर्ली इलेक्शन हो। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ डिमांड है और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो उसकी कोशिश है कि इसको लंबा खींचा जाए। खान साहब की सिर्फ दबाव की हद तक जो है वो इसको बढ़ाते रहेंगे, लेकिन मेरा इनके पास, लेकिन अगर असेंबली तहलील नहीं की जाती अखलाक साहब, तो जलसों जुलूसों के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा, दोनों तरफ से होगा, उधर से भी होगा, उधर से भी होंगे। इधर से भी होगा। तो अब मुस्लिम लीग नून के जो जिंदा रहने के लिए, अपने बचाव के लिए, उसको एक बयानिया की दोबारा से बयानिया अपना बिल्ड करना पड़ेगा। वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, जो कहीं पीछे हमने देखा कि पसे पुछ डाल दिया गया था, उसको दोबारा से उन्हें गेन करना पड़ेगा और दोबारा से जलसे जुलूसों की तरफ जाना पड़ेगा। एक जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना पड़ेगा। अखलाक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। अखलाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और सियासी सूरत हाल के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि आगे पंजाब का क्या मुस्तकबिल होने वाला है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम अपना जरा मूड खुशगवार कर लेते हैं क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से हमने बात की है, तो अब थोड़ी मौसीकी की बात कर लेते हैं ताकि हमारा मूड खुशगवार हो सके। तो मौसीकी की दुनिया में उन्होंने कदम रख चुका है जिनसे आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब, वो लेजेंड सिंगर है शौकत अली, उनके ग्रैंडसन है, बड़े ही कमाल की उनकी आवाज है, बासलाहियत और टैलेंटेड बच्चे हैं, यंग सिंगर मैं तो उन्हें कहूंगी। दानियाल शहबाज ने क्लासिकल उनका खासा है, मेरे नगमे भी वो गा चुके हैं और जिसकी वजह से वो वायरल भी हुए हैं। तो उनसे आज उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और मौसीकी भी कुछ सुनेंगे उनसे। तो उनको वेलकम कहते हैं। दानियाल, आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और आप सबको मोहब्बतों भरा सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। दानियल, कैसे शुरू हुआ आपका ये जो कहानी है, ये जो आपकी जर्नी है? एक तो आपकी जीन्स में भी है, लेकिन दूसरी आपका खुद भी इंटरेस्ट था इसमें, सिंगिंग में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गाना और जो वतन की मोहब्बत है, इसकी जो चाशनी है वो मेरी घुट्टी में और मेरी तरबियत में शामिल है। मुझे घुट्टी जो है वो शौकत अली खान साहब की है, मेरे नाना जी की। पहला चेहरा मैंने उनका देखा है, कान में अजान मेरे उन्होंने दी है, तो उस चीज का असर है कि जो कुछ भी है सारा उन्हीं का सदका है। गाने का इंटरेस्ट शुरू से है उनको देख कर। अच्छा। और घर का वो सारा कुछ। तो इसका मतलब बचपन से ही आप इसमें मौसीकी में इन थे? हाँ जी, बचपन से ही शुरू जो है मैंने वो नात से और मिली नगमों से किया। स्कूल में बज़्म अदब के मौका पर नात शरीफ पढ़ता था और मिली नगमे पढ़ता था असेंबली में, तो इस तरह से शुरू हुआ है। तो क्लासिकल इसमें कैसे गए? इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल कहते हैं कि क्लासिकल गाना, तो किस तरह इसको आपने अडॉप्ट किया? गाना सारा एक ही है, क्योंकि जो मेरे पीछे जो नाम है, जो बैकग्राउंड है, वो एक कह ले वेरी बिग नेम इन फोक म्यूजिक, तो उसके नीचे जो है उनसे आगे जो लोग जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर पीछे बड़ा नाम हो तो उसको आगे लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल भी है और अच्छा भी लगता है जब लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और बड़ा प्यार करते हैं आपके साथ। और जिस घराने से आपका ताल्लुक है और जिस तरह आप बता रहे हैं कि नाना जी आपके ऑलरेडी लेजेंड सिंगर है, लेजेंड फनकार हैं, और उनकी बड़ी कहले के किरदार है उनका इस पाकिस्तान के लिए, तो मुझे बताइए कि रियाज फिर करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, रियाज करना, प्रैक्टिस करना, या नहीं? ये जीन्स में ही है तो उसको कहते हैं कि नहीं खैर है, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीन्स में भी अगर कोई चीज है ना तो उसको पॉलिश करने की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक चीज को जो है मजीद से बेहतरीन करना चाहिए और रियाजत बहुत जरूरी है। आजकल मुझे उस तरह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि स्टडीज भी चल रही हैं साथ साथ, और ICS कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और इस तरह ही है। बाकी सारा कुछ जो है वो तो घर में मेरे मामू हैं, तीनों माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाते हैं, उनके साथ अक्सर हम बैठ जाते हैं तो प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं। तो मतलब ये तो महफिल फिर रोजाना की बुनियाद पर चलती होगी कि नहीं? हाँ जी, ऐसे ही तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर घर में ही एक महफिल का समा बन जाता है। तो आपको खुद पर्सनली होता है ना कि हमें ये जॉनरा पसंद होता है लेकिन हम किसी और जॉनरा को अडॉप्ट कर लेते हैं, आपको भी क्लासिकल ही पसंद था? म्यूज़िक के जाहिर है, म्यूज़िक जो है वो मुझे जो पर्सनली जो फेवरेट है मेरा, जो मैं गाना पसंद करता हूँ वो है फोक और जो फास्ट म्यूज़िक है आजकल, या सैड सॉन्ग्स जो हैं, स्लो म्यूज़िक, इस किस्म की चीज़ें जो है, और मिली नगमे ख़ास तौर पे जो कि मुझे घुट्टी में मिले हैं और मेरे खून में शामिल हैं, तो वो चीज़ें मैं काफ़ी लाइक करता हूँ। मतलब मेलोडी जो है उसकी तरफ ज़्यादा आपका रुझान है। तो प्रोफेशनली क्या सोचा है, इसको अडॉप्ट करना है? ज़रूर इंशाल्लाह प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करेंगे। अभी स्टडी कर रहा हूँ, इसके बाद आने वाले दिनों में ज़रूर सुनने वालों की नज़र कुछ नया जो है वो पेश करेंगे उनकी नज़र, और ऐसा ही है, बस कोशिश कर रहे हैं। अगला ट्रैक दानियाल कौन सा सुनाने वाले हैं आप हमें? नेक्स्ट जो है वो मैं एक गीत राहत फ़तेह अली खान साहब का आप सबकी नज़र करता हूँ। क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। दानियाल, आपको खुद पर्सनली कौन सा पाकिस्तानी सिंगर पसंद है? पाकिस्तानी सिंगर्स माशाल्लाह आर्टिस्ट सारे ही पसंद हैं, और पाकिस्तान में अगर हम लेजेंडरीज की बात करें तो जो गुजर चुके हैं उनमें खान साहब मेहदी हसन खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूर जहां, और आजकल जो चल रहे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा गा रहे हैं, आतिफ असलम हो गए, और सजाद अली साहब, उनको मैं पर्सनली काफी लाइक करता हूँ। अच्छा। और सब अच्छे हैं माशाल्लाह। किसके साथ आप चाहते हैं कि मैं ड्यूट करूं, जिनके साथ मैं स्टेज शेयर करना चाहता हूँ? एक ख्वाहिश होती है ना इंसान की। ख्वाहिश ऐसी ही है कि जो, अब देखिए कोई आर्टिस्ट है उसको स्टेज मिलना जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, और ऊपर से उसके साथ जब कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिसको वो सुन के या जिसको वो गा के या जिसको वो पर्सनली बहुत लाइक करता है, जो उसके इंस्पिरेशन होता है, तो माशाल्लाह सारी इंस्पिरेशन है। राहत फ़तेह अली खान साहब, सजाद अली साहब, तो ये लोग, आतिफ असलम हो गए, तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनके साथ इंशाल्लाह करेंगे, बहुत दिल करता है इन फ्यूचर। तो सजाद अली साहब आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका कोई गीत, उनका कोई गाना आप हमारी नजर करें। उनका एक गीत रावी मैं तमाम देखने वालों की नजर करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है जनाब। दानियाल, नाना जी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्या चीज उनकी पसंद है आपको? वो माशाल्लाह सारे, क्या बात है, उनकी कोई चीज बताना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको सुना है, उनको देखा है बचपन से, शुरू से ही,
तो उनकी कोई एक चीज़ जो है वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये है कि सैफुल मलूक जो है वो उन्होंने, क्योंकि भैरवी का एक बहुत ही एक बड़ा एक वसी रचाव है, तो वो उन्होंने, वो हमारा बहुत सबका फेवरेट है। अच्छा। लेकिन गायकी में या मौसीकी में अगर देखा जाए तो उसमें से क्या आपको ज्यादा पसंद है, क्या अडॉप्ट करना चाहोगे उनमें से? उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही है, क्योंकि उनकी जो एक शख्सियत है, सबसे पहले तो वो है क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जो कह लें कि जो भी उनसे मिलता था वो उनकी शख्सियत के बारे में ही बस बोलता था। और उनकी शख्सियत जो है वो अडॉप्ट करना बहुत बड़ा काम है। अगर उनका कोई 1-2% भी अगर हमें मिल जाए तो हमारी जो वो जिंदगी बन जाएगी और लोग इसी तरह याद करेंगे। तो मुझे दानियल बताओ, और भी बहन भाई या और भी कजन्स वगैरह इस चीज को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, मौसीकी की तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे काफी मेरे जो है कजन्स हैं, वो मेरा छोटा भाई शहरियार शहबाज माशाल्लाह, अच्छा। वो बड़ा अच्छा गाता है और वो मुझसे भी अच्छा गाता है। वो बल्कि शौकत अली साहब का वो फेवरेट था। अच्छा। हाँ जी। और वो क्यों, आप फेवरेट नहीं थे? नहीं, मैं भी फेवरेट था, लेकिन वो एक चीज होती है कि वो उसको भी सुन के वो माशाल्लाह वो इमोशनल हो जाते थे और मुझे भी सुन के बड़ा प्यार करते थे। वो ऐसा है। तो दोनों भाइयों में कंपटीशन कराया करते थे शौकत अली खान साहब? नहीं, कंपटीशन नहीं, वैसे दोनों को बिठा के हमसे सुन लिया करते थे, या अगर प्रैक्टिस है तो। अच्छा। ठीक है, अगला कौन सा ट्रैक सुना रहे हैं दानियल आप हमें? अगर अभी मैं तमाम देखने वालों की नजर शौकत अली साहब का जिक्र हो रहा है, हाँ जी। तो उनकी एक बड़ी खूबसूरत गजल सबकी बहुत ही फेवरेट और मेरी भी बहुत ही फेवरेट, वो क्या बात है, बेहतरीन, बहुत ही सोशल मीडिया ने कितना ज्यादा बूस्ट दिया है या हेल्पफुल साबित हुआ है खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए? सोशल मीडिया यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे या जिनकी अप्रोच नहीं है किसी प्लेटफॉर्म तक, तो सोशल मीडिया उनके लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुफीद जो है वो प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे वो अपनी 10 से 15 सेकंड या 1 से 2 मिनट की अपनी वीडियो बना के लगाएंगे और वो पूरी दुनिया देखेगी। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। मैं खुद अभी आपके सामने बैठा हूँ, सोशल मीडिया की बदौलत ही बैठा हूँ, मेरी वीडियो ही वायरल हुई थी और जो लोगों ने काफी पसंद की और मुझे आपने याद किया, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आपको था वो उम्मीद थी कि इस तरह आपकी वो वीडियो वायरल हो जाएगी? ये प्लानिंग जो है होती है और ये जो भी ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है। मुझे पढ़ने से पहले भी और पढ़ने के बाद भी इस तरह की मतलब आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि ये वायरल हो जाएगी? कोई प्लानिंग नहीं की थी। वो ऐसे ही एक फॉर्मल सा प्रोग्राम था, उसमें जाके मैंने मिली नगमा पढ़ दिया। मेरे डैडी ने मुझे कहा कि पढ़ दो। वो हमारे टीचर राशिद मिनाज साहब ने उसकी वीडियो बना के लगाई। गवर्नमेंट हाई स्कूल डिंगा की ये बात है। वहाँ पे हम जब 2-3 दिन बाद स्कूल में गए तो उन्होंने दिखाई कि यार आपकी वीडियो वायरल हो गई है, मिलियंस में चलेगी। तो देख के हम यार वो शॉक्ड कि यार ये क्या एकदम से। वो फिर अल्लाह पाक का कर्म हो गया, काफी लोगों ने ट्वीट्स की और काफी बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यूज किए और बड़े बड़े एजाज हासिल हैं। इंटरव्यूज इतने हुए माशाल्लाह, बता नहीं सकता, बड़े लोगों ने। चले वही नगमा फिर हम सुनना चाहते हैं, मिली नगमा, जिसकी वजह से आप वायरल हुए हैं। जी, वो मिली नगमा मैं तमाम सुनने वालों की इजाजत के साथ आप सबकी नजर करता हूँ। खूबसूरत, बहुत ही शानदार दानियाल। आपको इस वक्त दानियाल बहुत से लोग देख भी रहे होंगे, खासतौर पर आप जैसे यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे, उन्हें क्या बोलना चाहोगे अगर वो इस मौसीकी की दुनिया में आना चाहते हैं? तो क्या क्या ऐसी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए जिनकी वजह से आप एक्सेल कर सकते हो इसमें आके? बासलाहियत होने से जरूरी है कि बंदे को किसी की दुआ हो या दुआ लेनी बहुत जरूरी है। सलाहियतमंद होने से यानी कि मेहनत जो है उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए और मुसलसल लगे रहें, मेहनत करें इंशाल्लाह। और अदब का दामन नहीं छोड़ना। तरबियत जो है वो आपकी सबसे पहले है। तालीम जो है वो अल्लाह पाक ने सभी को अता की हुई है। और तरबियत जो है वो इंसान जब जबान खोलता है या जब इंसान किसी के साथ उठता बैठता है तो उसकी तरबियत का पता चल जाता है, खा वो कितना भी तालीम याफ्ता हो या जो भी हो। तो अपनी शख्सियत जो है वो बिल्डअप करें और अदब का दामन ना छोड़ें, बड़ों का एहतराम करें, सीनियर्स का एहतराम करें और सबकी दुआएं लें और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, एक दूसरे की दुख दर्द को बांटें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। और इंशाल्लाह आप जो अपनी जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे और आप जो चाहते हैं वो भी होंगे। थैंक यू सो मच दानियाल कि आप यहाँ पर आए और इतना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लेकिन जाते जाते एक और गाना या एक और गीत हम आपसे सुनेंगे, ठीक है? और मुझे अब आपने जनाब